वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने आर्टिकल 31 तक कवर कर लिया था। आज हम आर्टिकल 32 को कवर करने चल रहे हैं। आर्टिकल 32 काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 इसलिए रखा गया है क्योंकि आर्टिकल 13 खंड 2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर फंडामेंटल राइट्स को छीना जाएगा या कम किया जाएगा तो हर पीड़ित व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो न्यायालय की शरण ले सकता है और अपने मूल अधिकारों को पूरा करा सकता है। तो आर्टिकल 32 उपचार इसी प्रकार का देता है। आर्टिकल 32 की महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि पूरे मूल अधिकारों में अगर कोई मूल अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो आर्टिकल 32 है और डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण में आर्टिकल 32 एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि आर्टिकल 32 संविधान का हृदय है और संविधान की आत्मा है। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट बताया और संविधान का सोल बताया। आर्टिकल 32 के अंतर्गत वैसे तो 4 उपखंड बनते हैं, 4 सेक्शन, 4 क्लॉजेस बनते हैं। जैसे आर्टिकल 32 क्लॉज 1, लेकिन इन 4 क्लॉजेस में, 4 खंडों में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो आर्टिकल 32 के 2 ही क्लॉज हैं, 1 और 2। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को अधिकार होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होने की स्थिति में वो रिट इशू कर सकता है, रिटे जारी कर सकता है। यानी कोई भी बंदा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और 32 क्लॉज 2 बोलता है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। देखो, अब जो पिछले, इससे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किए थे, अब उन्हें आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। आप सेग्रीगेट करके मूल अधिकारों को या किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। जो चैप्टर्स हमने प्रीवियस डिस्कस किए हैं उनका यूज यहां होगा। जैसे हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में हमने निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन और गिरफ्तारी से संबंधित जो संरक्षण था उसके बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल 22 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 24 घंटे के भीतर नजदीकी जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और जो यात्रा का समय होगा उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 22 पढ़ा था। 22 खंड 4 में हमने एक विवादास्पद धारा के बारे में पढ़ा था संविधान की, जिसका संबंध था निवारक नजरबंदी से। निवारक नजरबंदी यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन से, ये सब हमने चीजें पढ़ी थी। तो जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसे भी कुछ अधिकार होते हैं, ये हमने आर्टिकल 22 में पढ़ा था। अब आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट्स हैं। जब हम इन 5 तरह की रिटों में हम एक एक रिट को डिस्कस करेंगे तो आर्टिकल 22 के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति के जो अधिकार हैं, चाहे वो निवारक नजरबंदी के तहत अधिकार हों या सामान्य दांडिक विधि या प्यूनिटिव जो लॉ है उसके तहत अधिकार हों, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के तहत, ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिए, मैंने आपसे चर्चा किया कि आर्टिकल 32 खंड 2 के तहत रिट का वर्णन किया गया है, रिटें दी गई हैं।
तो किस प्रकार की रिटें दी गई हैं? तो संविधान में इस अनुच्छेद के तहत 5 तरह की रिटों का वर्णन है। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट है मैंडेमस, जिसे कहा जाता है परमादेश। तीसरी रिट है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। चौथी रिट है सर्ट्योरेरी, अर्थात उत्प्रेषण। और पांचवी और अंतिम रिट है को वारंटो। को वारंटो, जिसे हिंदी में अधिकार प्रच्छा कहते हैं। ये 5 प्रकार की रिटें हैं जिनका संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों में। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इन 5 रिटों में आज हम जिस रिट पर चर्चा करेंगे वो रिट है हैबियस कॉर्पस, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की। देखो, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो संविधान ये बोलता है, संविधान में 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके तहत वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। एक अनुच्छेद 32 तो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा अनुच्छेद है जिसके तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति यानी जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, तो वो अनुच्छेद 226। अंतर यह है 226 और 32 में कि 226 के तहत ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट की शरण ले सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। और अगर 32 के तहत किसी व्यक्ति को जाना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो 226 और 32 का पहला डिफरेंस ये हो गया कि 32 के तहत पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है अपने मूल अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए 226 के तहत, और 32 के तहत पीड़ित व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए, परिवर्तन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। तो 32 का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और 226 का मतलब आप याद रखेंगे हाई कोर्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारे, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। दूसरा अंतर ये होता है कि 226 के तहत जब किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में अपने मूल अधिकारों को परिवर्तनीय कराने की जो अधिकार दिया गया है, लागू कराने का जो अधिकार दिया गया है, तो इसमें मूल अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों को भी लागू करा सकता है, यानी लीगल राइट्स को भी लागू करा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी लागू करा सकता है। जबकि आर्टिकल 32 के तहत किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का वायोलेशन होने पर, उल्लंघन होने पर केवल मूल अधिकारों को ही एनफोर्स कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये फर्क है। इसका अर्थ ये हो गया कि 226 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए, इसका दायरा बड़ा है, इसकी परिधि बड़ी है। जबकि 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है तो वो परिधि 226 की तुलना में कंपैरिजन में कम है। तो हाई कोर्ट के अधिकार अधिक हैं मूल अधिकारों के संबंध में, क्योंकि हाई कोर्ट में जब आर्टिकल 226 के तहत कोई व्यक्ति अप्रोच करेगा यानी जाएगा तो उसे मूल अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों को परिवर्तन कराने की शक्ति भी दी गई है। इसका मतलब यह हुआ, विधिक अधिकार देखिए क्या होते हैं। विधिक अधिकार संविधान में एक तो संविधान तो है ही, दूसरा संवैधानिक विधि भी है। मैं विधिक अधिकारों की भी चर्चा करूंगा। संविधान, ये सब संविधान है जो हम पढ़ रहे हैं, ये संविधान है, लेकिन संवैधानिक विधि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। संवैधानिक विधि अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखिए 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना था वो संविधान है। उसमें जो बातें लिखी हैं वो देश की सर्वोच्च विधि है, और उसके बाद न्यायालय द्वारा समय समय पर संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स की जो व्याख्या की गई है, जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, वो संवैधानिक विधि है। तो संवैधानिक विधि बाद में जुड़ी और संविधान जो है वो 26 जनवरी सन 50 को बना। तो संविधान जो है वो एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये बेसिक बातें हैं जो हर व्यक्ति को
कॉमन तौर पर जानना चाहिए, ये कॉमन लॉज हैं। तो मैंने आपको एक अंतर स्पष्ट किया आर्टिकल 226 और 32 के तहत, दूसरा अंतर मैंने आपको स्पष्ट किया संविधान और संवैधानिक विधि के तहत। अब तीसरी मैं आपको बात करूंगा कि विधिक अधिकार या लीगल राइट्स क्या होते हैं। देखिए लीगल राइट्स क्या होते हैं, जैसे अगर किसी महिला की तलाशी लेनी होगी तो लॉ ये कहता है कि किसी महिला का अगर सर्च करना होगा तो किसी महिला के द्वारा ही किया जाएगा, यानी महिला कर्मचारी के द्वारा ही किसी दूसरी महिला की तलाशी या सर्च किया जाएगा। ये एक लीगल राइट है। तो ये संविधान में हर बातें नहीं लिखी हैं, कुछ बातें लॉ में लिखी हैं। इसी तरह हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सके। तो राइट टू रजिस्टर एफआईआर, पुलिस में अगर आपके साथ कोई अनहोनी होती है या कोई घटना घटित हो जाती है तो आपको अपनी रपट दर्ज कराने का अधिकार है, जिसे एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार कैसा अधिकार है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये लीगल राइट है। इसी तरह राइट टू सर्च अ वुमेन बाय अ वुमेन, यानी एक महिला की तलाशी एक महिला के द्वारा ही ली जाएगी, ये भी एक विधिक अधिकार है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सर्विस में है, नौकरियों में है, तो उनकी सर्विस के जो मामले हैं वो भी विधिक अधिकार के दायरे में आते हैं। तो 226 में और 32 में फर्क यही है कि 226 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तन कराने की शक्ति दी गई है हाई कोर्ट्स को, उच्च न्यायालयों को। इसके अलावा विधिक अधिकार को परिवर्तन कराने की शक्ति भी उच्च न्यायालयों को यानी हाई कोर्ट्स को प्रदान की गई है, जबकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को केवल मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है। तो इस मायने में आर्टिकल 226 बड़ा हो जाता है 32 से। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट बड़ा हो गया, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय है, उसका सबऑर्डिनेट है, उससे छोटा न्यायालय है। लेकिन मैं केवल मूल अधिकारों के संबंध में बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल अधिकारों के संबंध में किसकी शक्ति अधिक है, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की, तो निसंदेह आपका आंसर होना चाहिए हाई कोर्ट की। और उसका अनुच्छेद क्या है? 226। तो आर्टिकल 32 खंड 2 के तहत हमने भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, ये अधिकार है, ये शक्ति दी गई है कि वो रिटें जारी कर सकता है। और 5 तरह की रिट्स संविधान प्रदान करता है। कौन कौन सी रिटें हैं ये हमने पढ़ लिया। इसमें पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका नाम आप देख लीजिए, हिंदी में इसे कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, नंबर 1 बंदी और नंबर 2 प्रत्यक्ष। बंदी यानी जिसे गिरफ्तार किया गया है, और प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि साक्षात उसे पेश करना, प्रस्तुत करना। देखो जब कार्यपालिका यानी पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को कई बार उसके परिवारजनों को पता नहीं होता कि गिरफ्तार करके कहां रखा गया है, किस हालत में है, किन परिस्थितियों में है, कैसा है। तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, परिवार जन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं। उच्च अधिकारियों से भी कोई संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोग कहां जाएंगे, उनकी सुनवाई कहां होगी? तो इसके लिए एक रिट रखी गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का हिंदी में मतलब है सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर प्रस्तुत करना, इंग्लिश में इसे बोला जाएगा टू हैव द बॉडी ऑफ। तो इसके तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका को यानी पुलिस को यह आदेश देगा कि आप इस व्यक्ति को यहां पेश करिए, इसे प्रस्तुत कीजिए। और अगर उसकी गिरफ्तारी को अवैध देखेगा सुप्रीम कोर्ट, ये पाएगा कि इलीगल तरीके से इसको अरेस्ट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रिहाई का आदेश देगा, उसको फ्री करने का ऑर्डर देगा सुप्रीम कोर्ट। यहां पर इंपॉर्टेंट देखो बात यह है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जब कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट यह जांच करता है कि जो व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जो गिरफ्तारी की गई है, वो गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, ये जांच करता है सुप्रीम कोर्ट। यानी जो बंदे को अरेस्ट किया गया है वो बंदा, वो व्यक्ति
लीगली अरेस्ट किया गया है या इलीगली अरेस्ट किया गया है, यह देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत, इस हैबियस कॉर्पस रिट के तहत, आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के तहत, 5 रिटों में से इस पहली रिट के तहत यह देखना उसका काम होता है। लेकिन 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि जब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगती है तो यह जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की रिहाई के लिए ये रिट लगाई जा रही है उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश ही किया जाए। यानी यह जरूरी नहीं है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको बिना प्रस्तुत किए भी सुनवाई की जा सकती है। यह जरूरी नहीं है कि उसे लेकर ही पुलिस वहां आएगी अदालत में और तभी सुनवाई शुरू होगी। यह केस कौन सा था? इस केस का नाम है कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग। कालू सान्याल काफी मशहूर केस है। कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974। देखो कालू सान्याल कौन है? जब भी आप नक्सल आंदोलन के बारे में आप पढ़ते हैं, नक्सलियों की घटनाएं आप देखते रहते हैं, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, झारखंड में किस तरह से नक्सलियों ने अपना आतंक फैलाया हुआ है। तो इस नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? इस नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत होती है पश्चिमी बंगाल का एक कस्बा है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जो इसके लीडर्स थे नक्सल आंदोलन को खड़े करने वाले, जो माओवाद से प्रेरित थे, माओ जेडोंग की विचारधारा से जो प्रेरित थे, उनमें दो नाम प्रमुख हैं। एक नाम है कालू सान्याल का और दूसरा व्यक्ति थे चारू मजूमदार। तो चारू मजूमदार और कालू सान्याल नाम के दो व्यक्तियों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। तो कालू सान्याल कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। जब कालू सान्याल चला करता था तो हजारों लाखों लोग उसके साथ चलते थे। ये कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन गया, देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने लगा इसका आंदोलन। तो कार्यपालिका ने यानी पुलिस ने क्या किया? इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट कर लिया तो इसको एक गुमनाम जगह पर रखा गया, क्योंकि इतने खतरनाक व्यक्ति को आम जगह पर नहीं रखा जा सकता। तो एक सीक्रेट लोकेशन पर इसको रख दिया गया। तो इसने, इसके परिवारजनों ने, ये इसके मित्रजनों ने, ये इसके समर्थकों ने वकील के माध्यम से रिट लगाया सुप्रीम कोर्ट में और उस केस का नाम बन गया कालू सान्याल बनाम दार्जिलिंग जिला मजिस्ट्रेट। क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ही पुलिस का सबसे बड़ा प्रमुख होता है और इसी के आदेशों के तहत कोई गिरफ्तारी की जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि आप इस व्यक्ति को पेश करिए। तो पुलिस ने एफिडेविट में, शपथ पत्र में बात लिख कर दिया कोर्ट के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि ये व्यक्ति दुर्दांत किस्म का व्यक्ति है, जहां भी है ये कुशल है, सकुशल है और स्वस्थ है, इसलिए इसको न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। तो अदालत ने भी इस बात को समझा, क्योंकि ये व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी, सुरक्षा के लिए पुलिस का भारी भरकम बंदोबस्त करना आवश्यक हो जाता, इसलिए इसकी अनुपस्थिति में ही इसकी सुनवाई की गई। तो इस तरह यह बात सिद्ध हो गई कि जब हैबियस कॉर्पस रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लगाई जाएगी तो इसके लिए किसी व्यक्ति का या गिरफ्तार व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। पीड़ित व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी गैरहाजिरी में, उसकी एब्सेंस में सुनवाई हो सकती है। कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग के केस में बात निकल कर आई 1974 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट इन सारी रिटों में सबसे पुरानी रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर, इसे कहीं कहीं नैसर्गिक न्याय भी लिखा गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? हम जब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पढ़ रहे थे, विशेष तौर से आर्टिकल 14, तो वो लेक्चर आप याद करिए, तब मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी था, यानी नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी शामिल था। मैं इन शॉर्ट बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ फेयर हियरिंग,
प्रिंसिपल ऑफ फेयर हियरिंग का मतलब है पारदर्शी सुनवाई का अधिकार, यानी व्यक्ति को पारदर्शी यानी उचित तरीके से सुना जाए, उसके साथ सुनवाई में कोई भेदभाव न किया जाए, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर आधारित है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, हैबियस कॉर्पस। ये सबसे पुरानी रिट है, इंग्लैंड में सबसे पहले आई थी सैकड़ों साल पहले। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके सीधे सीधे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार से हमने डिस्कस किया हैबियस कॉर्पस के, और इसके कई इंपॉर्टेंट पहलू हमने डिस्कस किए। हमने आर्टिकल 32 खंड 1, 32 खंड 2 डिस्कस किया। हमने ये भी समझा कि सारी रिटें किस अनुच्छेद के तहत आती हैं, 32 खंड 2 के। हमने 226 में और आर्टिकल 32 में डिफरेंस भी समझा। हमने ये भी समझा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस तरह इन रिट्स को यानी आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड साउल कहकर पुकारा। तो आज हम आर्टिकल 32 के इस पहली रिट को हमने कंप्लीट किया, यहीं तक रुकेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अगली रिट करेंगे जिसका नाम है मेंडेमस यानी परमादेश। थैंक यू।